नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों 14 जनवरी के दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक टिप्पणी आया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह टिप्पणी उन समाजों के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा करता है जिनको इस देश का संविधान अपना मताधिकार का प्रयोग करके अपना प्रतिनिधि चुनने की अधिकार देती है। इस टिप्पणी को अगर समझा जाए तो इससे यह साबित होता है कि क्या हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना मताधिकार का प्रयोग करते समय अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं या उनका बुद्धि विवेक अभी उस लायक नहीं है कि वो एक किसी लोकतांत्रिक देश में अपना प्रतिनिधि चुन सके। जी हाँ, यह टिप्पणी बहुत ही अहम है। दरअसल मुख्तार अंसारी जो कि एक बहुत ही बड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जाना माना अपराधी है। उसके अपराध से हर कोई वाकिफ़ है, उनके नाम से भी हर कोई वाकिफ़ है। वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उसको नहीं जानता है और सिर्फ उसके दुर्दांत अपराधी कृत्यों के लिए। जी हाँ, दरअसल मुख्तार ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत थाना तरवा जिला आजमगढ़ में 2014 में दर्ज प्राथमिकी में जमानत की मांग की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने कहा कि याची गैंग लीडर है और उत्तर भारत में उनकी छवि रॉबिन हुड की तरह है। अगर 58 केस के बाद भी याची गैंगस्टर नहीं है तो देश में कोई भी अपराधी गैंगस्टर नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने मुख्तार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि याची दुर्दांत और आदतन अपराधी है। उसके ऊपर हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, अपहरण और रंगदारी मांगने के 58 मुकदमे दर्ज है। याची 1986 से अपराध की दुनिया में सक्रिय है, लेकिन आज तक उसे सजा नहीं हो सकी। जी हाँ, इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी जो 1986 से लगभग राजनीति में आने से पहले से ही वो इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी है, आदतन अपराधी है, जो अदालत मानती है। ये कोई थाना पुलिस की बयान नहीं है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच की जज साहब का बयान है, अदालत का बयान है ये। और उन जैसे अपराधियों को, उन जैसे दुर्दांत गैंगस्टर, हत्यारा, बलात्कारी अपराधियों को किस तरह से हमारे देश की वो पार्टियां जो इस देश में अति पिछड़ों का, दलितों का बहुत बड़ा मुखौटा ओढ़ के चल रही थी, अभी भी कहती है कि हम दलितों का सबसे बड़ा ठेकेदार हैं, हम दलितों का सबसे बड़ा पार्टी है, हम दलितों को हक और न्याय दिलाते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछिए, उस पार्टी के किसी नेता से या उनके किसी चमचे चाटुकार से, कि आप दलितों के नाम पे इतने लंबे चौड़े राजनीति कर लिए, सोने के मुकुट पहन लिए, चांदी के मुकुट पहन लिए, क्या आपने कभी उस जम्मू कश्मीर में गए थे जहाँ पे दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा था, जिस दलितों के लिए एक जम्मू कश्मीर का एक स्पेशल संविधानिक प्रावधान था कि चाहे वो कितना भी पढ़ लिख ले लेकिन काम सिर्फ उसको स्वीपर का ही मिलेगा? क्या वो दलित का ठेकेदार कभी उस चीज़ का आवाज़ उठाया इस देश में? नहीं उठाया। और उन्होंने क्या किया है, दलित के नाम पे आपको, इस देश के लोगों को गुमराह करके उनने क्या किया, इस गैंगस्टर के साथ क्या किया? जी हाँ, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। इस गैंगस्टर को जो सबसे ज़्यादा राजनीतिक सहायता मिली तो किस पार्टी की तरफ से मिली, राजनीतिक प्रश्रय किस पार्टी की तरफ से मिली, वो भी देखना जरूरी है। जी हाँ, जिसके बाद ये अपने आप में उन पार्टियों का पोल खुल जाती है। दरअसल मुख्तार अंसारी एक भारतीय माफिया डॉन और उत्तर प्रदेश के राजनेता हैं। अंसारी उर्फ मऊ निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य के रूप में रिकॉर्ड 5 बार विधायक चुने गए। वह अन्य अपराधों सहित कृष्णानंद राय हत्या के मामले में मुख्य आरोपी थे, लेकिन अंसारी को दोषी नहीं ठहराया गया। अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी, जी हाँ, हम इसी पार्टी की बात कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी
जिनका प्रमुख मायावती जी हैं, जो ये कहती है कि हम हिंदुस्तान के दलितों का सबसे बड़ा प्रणेता हैं, उनके लिए हम काम करते हैं, हम उनके उत्थान के काम करते हैं। और उन्होंने कैसे दुर्दांत अपराधी को अपने पार्टी में जगह दिया, अपने पार्टी में संरक्षण दिया, अपने पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़वाया, और वो दलितों के नाम पे वोट लेते रहे और इस तरह के माफियाओं को, अपराधियों का प्रश्रय का अड्डा बना के रखें। उम्मीदवार के रूप में बसपा के एक उम्मीदवार के रूप में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीता और अगले दो, जिसमें से स्वतंत्र रूप से एक 2007 में अंसारी बसपा में शामिल हो गए और 2009 के लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन असफलता मिली। इसके बाद बसपा ने 2010 में उन्हें आपराधिक गतिविधियों के कारण पार्टी से निष्कासित कर दिया और बाद में उन्होंने देखिए क्या होता है, यहाँ अदालत कह रही है कि यह व्यक्ति 1986 से ही अपराध की दुनिया का बहुत बड़ा यानी कि ठेकेदार है। दुर्दांत अपराधी जिसके 1986 से ही अपराध की दुनिया का एक बादशाह है, उस व्यक्ति को मायावती जी अपने पार्टी में ले लेती है 2007 में, ठीक है, और टिकट भी दे देती है, चुनाव जीत भी जाते हैं उससे पहले भी। और उसके बाद 2010 में उन्हें फिर से, जब वो लोकसभा चुनाव हार जाता है, जब जनता ऐसे पार्टियों को और उनके ऐसे कैंडिडेटों को जवाब दे देती है कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो इनसे पल्ला झाड़ने के लिए उन्होंने इसको 2010 में आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता कारण निकाल भी दिए। क्या उससे पहले उनको नहीं पता था कि ये व्यक्ति अपराधी है, इनका अपराध में ये संलिप्त है? और उसके बाद क्या हुआ, गतिविधि के कारण निष्कासित कर दिया। बाद में उन्होंने अपने भाइयों के साथ अपनी पार्टी कौमी एकता दल का गठन किया। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012 में मऊ सीट से विधायक चुने गए और 2017 में फिर से बसपा के साथ कौमी एकता दल का विलय कर दिया गया। देखिए, यानी जिस व्यक्ति को आप आपराधिक गतिविधियों कारण 2010 में निकाल दिए थे, उनके द्वारा बनाए गए पार्टी को फिर आपने 2017 में अपने पार्टी में विलय कर लिए। क्या उनका अपराध धुल गया था? क्या 2017 में वो अपराधी नहीं थे? और सिर्फ इतना ही नहीं, मायावती ही नहीं, उसका राजनीतिक सफर कैसा रहा। 1996 में ही वो, सॉरी मैं 2007 में कह रहा था, 1996 में ही वो पहली बार मऊ से बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पे ही चुनाव जीते थे, ठीक है। फिर 2002 में स्वतंत्र रूप से जीते, 2007 में स्वतंत्र रूप से जीते, 2012 में अपनी पार्टी कौमी एकता दल से जीते और 2017 में फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी से वो जीते, ठीक है। तो किस तरह से ऐसे दुर्दांत अपराधियों को हमारी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए और एक समाज की आंखों में धूल झोंक के ऐसे दुर्दांत अपराधियों को राजनीतिक प्रश्रय, राजनीतिक संरक्षण देते रहे हैं, उसका ये पोल खुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी जब मुख्तार अंसारी के ऊपर पंजाब की सरकार का एक खुलासा है, वो भी बहुत ही गजब का है, वो भी बहुत ही गजब का खुलासा है। दरअसल पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का सरकार था, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय इस मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के योगी बाबा से बचाने के लिए एक झूठी मुकदमा, एक उद्योगपति से रंगदारी मांगने और उसको धमकाने के मामले में एक मामला दर्ज कराया गया पंजाब में। और उसके अनुसार उत्तर प्रदेश से मुख्तार अंसारी को पकड़ के पुलिस अरेस्ट करके ले गई पंजाब में और पंजाब के जेलों में रख दिया। और वहाँ उनको क्या क्या सुविधा मिला उसका पोल, जब पंजाब में सरकार बदली है, जब कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई और जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय की सरकारों ने उसका पोल खोला। क्या कह रहा है देखिए, पंजाब में अमरिंदर सरकार ने मुख्तार अंसारी को बचाने के लिए खर्च किए 55 लाख रुपये, ये जांच में खुलासा हुआ है। तो मान देखिए किस तरह से राजनीतिक दल ऐसे अपराधियों को संरक्षण देती हुई आई है। एक
पूरी की पूरी राज्य की सरकार अपने जेल में उसको रखती है, सारी वीवीआईपी सुविधाएं देती हैं, उनका एक पर्सनल एम्बुलेंस होता है, उसी से वो आते हैं जाते हैं। और जो वकील उनके तरफ से कोर्ट में लड़ते हैं उनका भी खर्चा पंजाब सरकार देती है, वो भी पर हेयरिंग 11 लाख रुपया एक सुनवाई के लिए। अगर उनके वकील अगर उसके तरफ से कोर्ट में अपीयर होते हैं तो उनको 11 लाख रुपया दिया जाता है, सरकारी पैसे, सरकारी खजाने से। क्या कहें इसको, किस तरह का ये राजनीति है। और आज उस मुख्तार अंसारी का हाल उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या कर दिया है, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसी को कहता है, अगर राजनीतिक सत्ता का इकबाल क्या होता है, अगर कोई कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति सत्ता पे काबिज होता है, उसके हाथों में सत्ता जाता है, तो वो फिर किस तरह से काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका क्या होता है। आज उत्तर प्रदेश में उन तमाम गैंगस्टरों, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे आजम खां हो, चाहे और भी एक और अभी एक उसी तरह का दुर्दांत व्यक्ति अपराधी गिरफ्तार हुआ है। इन सब का आज हाल क्या हो गया उत्तर प्रदेश में, भागे भागे फिर रहे हैं, छिप छिप के रहने को मजबूर हो गए हैं। जिनके खिलाफ एक समय में किसी कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीशों में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इनके खिलाफ कोई सज़ा सुना दे, आज वो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के डर से भागे भागे फिर रहे हैं। इसे कहते हैं सत्ता का इकबाल। और इस गठजोड़ से आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपके नाम पे किस तरह की राजनीतिक दल कैसे कैसे अपराधियों गैंगस्टरों को प्रश्रय देती है उनसे। और किसी भी अपराधी को अगर कोई राजनीतिक दल प्रश्रय देती है तो फ्री में नहीं देती है, उस अपराधी से उस राजनीतिक दल को अरबों अरबों रुपये की फायदा होता है, ये समझ जाइए। चुनाव में फायदा होता है, दंगे फसाद करा के वोट दिलवाया जाता है, तो इसको समझिए। और ऐसे अपराधी को जिसके ऊपर कोर्ट का ऐसा टिप्पणी हो कि अगर यह गैंगस्टर नहीं है तो फिर इस देश में कोई भी गैंगस्टर नहीं है, और ऐसे लोगों को किसी क्षेत्र से लगातार चुना जाना उस क्षेत्र के लोगों पे भी यह सवालिया निशान पैदा करता है कि क्या आप वोट देते समय अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही विचारणीय विषय है। नमस्कार।